यदि जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुआ तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा मेरे साथी, इसी रात के अंधेरे में सुनहरा कल भी निकलेगा। तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी एजे। आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक चैप्टर रेडियो एक्टिविटी का जबरदस्त क्वेश्चन का शानदार कलेक्शन लेकर के आया हूं। अगर आप पढ़ने वाले साथी हैं तो आप वीडियो को स्किप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे जैसे आप वीडियो की तरफ आगे बढ़ोगे एक एक क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि किसी न किसी एग्जाम में देखे हैं। तो इसी तरह से रेडियो एक्टिविटी चैप्टर का मैं पूरा जबरदस्त कलेक्शन करने का प्रयास किया हूं, और साथ ही साथ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हूं, जहां पे केमिस्ट्री का जो भी वीडियोस मैं लाऊंगा या फिर जो भी वीडियोस मैं लाया हूं उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो बिना समय व्यतीत करते हुए चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले है रेडियो सक्रियता किस प्रकार की प्रक्रिया है। रेडियो एक्टिविटी किस टाइप का रिएक्शंस है, किस टाइप का प्रोसेस है। भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, पर्यावरणीय प्रक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भौतिक प्रक्रिया। रेडियो सक्रियता किस टाइप का अभिक्रिया है, तो भौतिक प्रक्रिया है। और रेडियो सक्रियता एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें एक परमाणु के नाभिक में परिवर्तन होता है, जिससे कणों और विकिरण का उत्सर्जन होता है। इस वीडियोस में मैं क्वेश्चन के नीचे हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन लाया हूं, हर क्वेश्चन का व्याख्या लाया हूं, जो कि आपको समझने में बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और आपको बोरिंग नहीं होगा और लंबे समय तक याद होगा। एग्जाम में आप लोग को हेल्प जरूर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का सबसे अधिक रेडियो धर्मी आइसोटोप है। किस तत्व का सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ऑप्शन ए प्लूटोनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी यूरेनियम और ऑप्शन डी कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यूरेनियम। यूरेनियम 238, यूरेनियम में भी यूरेनियम 238 एक प्रमुख रेडियोधर्मी आइसोटोप है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग चिकित्सा में इमेजिंग के लिए किया जाता है। आयोडीन 131, कार्बन 14, यूरेनियम 235 और थोरियम 232। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयोडीन 131। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड इमेजिंग और के उपचार में किया जाता है, क्योंकि यह शरीर के अंदर उच्च गुणवत्ता की छवियां उत्पन्न करने में सक्षम होती है। आपको क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि थायराइड इमेजिंग के उपचार में कौन सा आयोडीन का कौन सा आइसोटॉप यूज करते हैं, तो उसमें आयोडीन 131 करते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेडियोधर्मी आइसोटॉप डेटिंग में उपयोग होता है। थोरियम 232, कार्बन 14, यूरेनियम 238, प्लूटोनियम 239। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन 14। कार्बन 14 का उपयोग पुरातात्विक वस्तुओं की आयु के निर्धारण के लिए किया जाता है, क्योंकि यह जैविक सामग्री में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, किस तत्व का सबसे पहला रेडियोधर्मी आइसोटोप खोजा गया था। किस तत्व का सबसे पहला रेडियो एक्टिव आइसोटोप खोजा गया था। ऑप्शन ए थोरियम, ऑप्शन बी रदरफोर्डियम, ऑप्शन सी पोलोनियम और ऑप्शन डी रेडियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रेडियम। व्याख्या देख लीजिए, रेडियम पहला रेडियोधर्मी आइसोटोप था जिसे खोजा गया था। और कौन खोजा था रेडियम को, तो मैडम क्यूरी के द्वारा खोजा गया था। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रेडियम का खोज किसने किया, मैडम क्यूरी ने। ठीक है।
और हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बैक्यूरेल ने की। किसने की? ये क्वेश्चन शायद इसमें मैं नहीं लिखा हूं, अभी सडन याद आ गया। आगे बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी विकिरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा अंग है? हृदय, फेफड़ा, हड्डियां और त्वचा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हड्डियां। हड्डियां रेडियोधर्मी विकिरण के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, क्योंकि रेडियोधर्मी तत्व आसानी से हड्डियों में जमा हो जाते हैं और हड्डी में कैंसर का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकिरण का पारगम्यता सबसे अधिक होती है? अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण, गामा विकिरण और दोनों ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गामा विकिरण। गामा विकिरण सबसे अधिक पारगम्य होता है और इसे ठोस वस्तु से भी गुजरने की क्षमता होती है, जिससे इसे रोकना अधिक कठिन होता है। इसकी वेधन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट, किस रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग पोटेशियम आर्गन रेटिंग में किया जाता है? यूरेनियम 238, कार्बन 14, पोटेशियम 14 और थोरियम 232। तो इसका जो राइट आंसर है वो पोटेशियम 40। ठीक है, पोटेशियम 40 का उपयोग पोटेशियम आर्गन डेटिंग में किया जाता है, जो भूवैज्ञानिक समय में वस्तुओं की आयु निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, कौन सा रेडियोधर्मी विकिरण मानव शरीर को सबसे कम हानि पहुंचाता है? अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण, गामा विकिरण और सभी एक समान हानिकारक होते हैं। तो अल्फा विकिरण बाहरी तौर पर मानव शरीर पर कम हानिकारक होता है, क्योंकि यह त्वचा की सतह पर ही रुक जाता है। हालांकि यदि शरीर के अंदर पहुंचता है तो यह अधिक हानिकारक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग जलवायु परिवर्तन अनुसंधान में किया जाता है? कार्बन 14, हाइड्रोजन 3, आर्गन 39 और सभी। तो इसका राइट आंसर है कार्बन 14। कार्बन 14 का उपयोग जलवायु परिवर्तन के अनुसंधान में किया जाता है, विशेष रूप से पुरातात्विक वस्तुओं की आयु निर्धारण करने। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुरातात्विक वस्तुओं के आयु निर्धारण में कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है, या निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है? तो वहां पे अगर आपको कार्बन 14 मिले तो आपको यही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकिरण का मानव शरीर पर सबसे अधिक घातक प्रभाव पड़ता है? अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण, गामा विकिरण, सभी एक समान। तो इसका राइट आंसर है गामा विकिरण। गामा विकिरण मानव शरीर पर सबसे अधिक घातक प्रभाव होता है, क्योंकि यह उच्च ऊर्जा वाला होता है और आसानी से ऊतकों में प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किस वैज्ञानिक का योगदान महत्वपूर्ण रहा था? रेडियोधर्मी खोज तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैडम क्यूरी, आइजैक न्यूटन और निकोलस टेस्ला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैडम क्यूरी। ठीक है, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज, ध्यान दीजिएगा, तत्वों की खोज। वही अगर आपको रेडियोधर्मिता की खोज पूछे तो वहां पे आपको हेनरी बैक्यूरेल ये लगाना है। ठीक है, मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मिता तत्वों की खोज और अध्ययन का महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष करके रेडियम और पोलोनियम के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी विकिरण को मापने के लिए कौन सा इकाई का उपयोग किया जाता है? वाट, ग्रे, जूल और मीटर। तो ग्रे ये देखिए, रेडियोधर्मी विकिरण को मापने में ग्रे GY, ठीक है, इकाई का उपयोग किया जाता है, जो विकिरण द्वारा अवशोषित ऊर्जा को दर्शाती है। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है? किस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है? हिंदी में उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन।
तो नाभिकीय संलयन, नाभिकों का टूटना, नाभिकों का मिलना, विकिरण का उत्सर्जन और रासायनिक प्रतिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है नाभिकों का मिलना। न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रक्रिया है जिसमें हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद नेक्स्ट, किस रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग मनोवैज्ञानिक अध्ययन में किया जाता है? कार्बन 14, थोरियम 232, आयोडीन 123 और प्लूटोनियम 239। तो इसका राइट आंसर है आयोडीन 123। आयोडीन 123 का उपयोग मनोवैज्ञानिक और थायराइड अध्ययन में किया जाता है, क्योंकि यह शरीर में ठहरता है और इमेजिंग के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, किस तत्व का रेडियोधर्मी क्षय दर सबसे अधिक होता है? यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम, कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोलोनियम। पोलोनियम का रेडियोधर्मी क्षय दर बहुत अधिक होता है, जिससे यह एक अत्यधिक विषाक्त तत्व बन जाता है। विषाक्त तत्व कहने का मतलब पॉइजनस एलिमेंट। नेक्स्ट, किस विकिरण का उत्सर्जन सबसे कम ऊर्जा वाले कणों के रूप में होता है? अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण, सभी एक समान। इसका राइट आंसर है अल्फा विकिरण। अल्फा विकिरण में सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं, जो केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी तक ही यात्रा कर सकता है और अधिकतर वस्तुओं द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थों के निगरानी के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, गामामीटर, बारोमीटर और पायरोमीटर। तो इसका आंसर है गामामीटर। गामामीटर रेडियोधर्मी विकिरण के निगरानी और मापन के लिए उपयोग किया जाता है, खास करके गामा विकिरण के लिए। नेक्स्ट है, किस विकिरण के संपर्क में आने से पहले त्वचा पर जलन होने लग जाती है? अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण, गामा विकिरण, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीटा विकिरण। बीटा विकिरण त्वचा में प्रवेश कर सकता है और जलन का कारण बन सकता है, खास करके उच्च डोज में। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी तत्वों का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन, यूरेनियम और ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम सबसे बड़ा और सबसे सामान्य रेडियोधर्मी तत्व है, जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। नेक्स्ट, किस रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा यूज किया जाता है? कार्बन 14, यूरेनियम 235, आयोडीन 131 और थोरियम 232। इसका राइट आंसर है यूरेनियम 235। नेक्स्ट, किस विकिरण को शुद्ध करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण, गामा विकिरण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है गामा विकिरण। गामा विकिरण को शुद्ध करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके कण उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी तत्वों के समस्थानिक के मुख्य अंतर क्या है? उसके समस्थानिक का मुख्य अंतर क्या है? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। रेडियोधर्मी तत्वों के समस्थानिक के बीच मुख्य अंतर नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या में होता है, जबकि प्रोटॉन की संख्या जो है वो समान होती है। नेक्स्ट, किस रेडियोधर्मी तत्व का जीवन काल बहुत छोटा होता है? यूरेनियम 238, कार्बन 14, पोलोनियम 210 और थोरियम 232। इसका राइट आंसर है पोलोनियम 210। ठीक है, पोलोनियम 210 का आधा जीवन काल बहुत छोटा होता है और जो तेजी से विघटित होने वाला तत्व बनाता है। नेक्स्ट, किस विकिरण का उपयोग अक्सर कैंसर चिकित्सा में किया जाता है? कैंसर चिकित्सा में किस विकिरण का यूज किया जाता है? अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण, गामा विकिरण, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है गामा विकिरण। गामा विकिरण का उपयोग कैंसर चिकित्सा में किया जाता है, क्योंकि यह कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने में सक्षम है। नेक्स्ट, अब देखिए, तो ये सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे और 3-4 पॉइंट्स मैं लेकर के आया हूं। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि अगर बीटा कण से अगर परमाणु
अगर कोई तत्व है उसमें से अगर एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो क्या परिवर्तन होता है, तो उसका परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 2 की तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है, और वही एक अल्फा कण उत्सर्जित होने से परमाणु क्रमांक में 2 का कमी हो जाता है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वेधन क्षमता अब देख लीजिए, अल्फा किरण का सबसे कम, उसके बाद बीटा का, उसके बाद गामा का वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह गामा किरण उत्सर्जित करता है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में यूज कर दिया जाता है क्योंकि यह कौन सा रे उत्सर्जित करता है, तो ये गामा रे जो है उत्सर्जित करता है। 2-4 पॉइंट और है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हन ने किया था, ऑटो हन, ठीक है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। और परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, दोनों ध्यान दीजिएगा। अब इसको याद करने के लिए एक को आप याद कर लीजिए, जैसे बम है, धमाका होगा तो इसका क्या होगा? विखंडन होगा, टूटेगा। तो एक याद आप रखेंगे, अगर परमाणु बम हाइड्रोजन बम में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। परमाणु बम में विखंडन होता है तो हाइड्रोजन बम में संलयन होता है, ठीक है। और अल्फा कण का जो आयन है वो He++, मतलब ये इस टाइप से लिखा हुआ है, हीलियम के 2 चार्ज, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कलेक्शन आपको पसंद आया होगा। चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो या फिर एसएससी हो या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा दोस्तों तक हमारा वीडियो पहुंचेगा उतना ही ज्यादा मजा आएगा आपको कंटेंट देने में। और जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ता जाएगा, कंटेंट का क्वालिटी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को करते हैं तो धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट ही होता है। ओके, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।